था भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण। भाषा हमारी हो गई थी, बोली हमारी चल रही है। तो देखिए, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं होती हैं और प्रत्येक उपभाषा के अंतर्गत आने वाली अलग-अलग बोलियां हैं जो इस प्रकार से हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। और प्रत्येक उपभाषा के अंदर अलग-अलग बोलियां हैं। तो वे देखिए कौन-कौन सी उपभाषाएं हैं और कौन सी उन उपभाषाओं की बोलियां हैं। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकलेंगे बहुत सारे इसी तालिका के अंदर और इससे नेक्स्ट तालिका के अंदर भी। तो आपने बड़े ध्यान से इनको सुनना है और पूरे ध्यान से इनको याद करना है। उपभाषा है पश्चिमी बोली, पश्चिमी बोली, पश्चिमी हिंदी। उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। और इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। कौन कौन सी? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी। अब कई बार ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों के नाम बताइए या एक बोली का नाम बताइए। आप इनको सभी को लर्न कर सकते हैं, लर्न कर लीजिए और इसमें से कोई 2 जो आपको याद हो, अच्छी तरह से कंफर्म हो, डाउट न हो, वही आप आंसर दें। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंदर आती है? ब्रज भाषा जो बोली है किस उपभाषा के अंदर आती है? आपने इस प्रकार से भी इसे याद करना है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हरियाणवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे कई तरह से घूम फिर के बन सकते हैं। सेकंड है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी उपभाषा है जो इसकी बोलियां कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। थर्ड है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगधी, मैथिली। जो मिलती जुलती सी है ये भोजपुरी, मगधी और मैथिली, ये मिलती जुलती भाषाएं हैं। तो ये सभी किसके अंदर आ गई हैं? बिहारी हिंदी के अंदर। अब उसके बाद है 4th नंबर पर पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं कुल्लूई, गढ़वाली, कुमाऊनी। कौन कौन सी हैं? कुल्लूई, गढ़वाली और कुमाऊनी। अब मैं मान लो आपसे पूछूं कुमाऊनी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। यदि मैं पूछूं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, किसी एक का नाम बताइए, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक बता सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा जो है इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं? जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। ये बोलियां आती हैं। जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। इन बोलियों में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना भी हुई है। इन बोलियों के अंदर जो बोलियां हमने पढ़ी हैं ऊपर, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, गढ़वाली, मालवी आदि जो भी बोलियां पढ़ी हैं, इन बोलियों में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना भी हुई है। तो नीचे कुछ रचनाओं के नाम भी दे रखे हैं और रचनाकारों के भी नाम दे रखे हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। इनकी रचना है रामचरित मानस। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचरित मानस। और इसकी बोली कौन सी है? अवधी। अवधी भाषा में ये रामचरित मानस लिखी गई है। रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई है? कौन सी बोली में लिखी गई है? अवधी में। अब है पद्मावत। रचना है पद्मावत। इनके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी।
और इनकी बोली कौन सी है? अवधी। अब इसमें हम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना होगा मलिक मोहम्मद जायसी। या हम ये भी पूछ सकते हैं, पद्मावत किस बोली में लिखी गई है? अवधी में। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम बताइए। तो आपको बतानी होगी पद्मावत। इसी में से 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं इंटरनल, तो आपको इस प्रकार से ये याद करनी है। फिर है सूरसागर। सूरसागर रचना है और इसके रचनाकार हैं सूरदास। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। फिर पदावली रचना है पदावली। इसके रचनाकार हैं मैथिल कोकिल विद्यापति। रचनाकार कौन है? मैथिल कोकिल विद्यापति। और इसकी बोली कौन सी है? मैथिली। मैथिल कोकिल विद्यापति रचनाकार हैं, इनकी बोली कौन सी है? मैथिली। ठीक है, आगे आइए। लिपि। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास किया गया। जो हम मौखिक भाषा बोलते थे उसको लंबे समय तक रखने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास किया गया कि स्थायी रूप में हमारे सामने रहे। जो मौखिक भाषा है उसको स्थायी रूप मिल जाए, तो स्थायी रूप में लाने के लिए लिखित रूप का विकास किया गया। और इस हेतु प्रत्येक उच्चरित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह बनाए गए। इस कार्य को करने के लिए जो हम ध्वनि उच्चारित करते हैं उसके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए गए, जिन्हें क्या कहा गया? वर्ण कहा गया। जैसे प, त, क, म आदि, ये हैं देवनागरी लिपि के। तथा पी, टी, के, एम आदि ये किसके हैं? रोमन लिपि के। ये अंग्रेजी के अक्षर हैं, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी है, प, त, क जो भी थे ये हिंदी के थे, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये प, त, क, म आदि तो देवनागरी लिपि के वर्ण हैं, और पी, टी, के, एम किसके हैं? रोमन लिपि के वर्ण हैं, जो समान ध्वनियों के लिए बनाए गए हैं। प के लिए पी, त के लिए ट, टी और क के लिए के, म के लिए एम, ये समान वर्ण बनाए गए हैं। वर्णों की पूरी व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। वर्णों की पूरी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने का तरीका ही लिपि है। यानी जो हम लिखते हैं, चाहे किसी भाषा में भी लिखते हैं, वह लिखाई ही एक तरह से लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा की लिखाई को हम लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने का तरीका ही क्या है? लिपि है। भाषा की ध्वनियों को लिखित, अब बॉक्स के अंदर परिभाषा है, ये देखिए। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं और भाषाओं की तुलना में लिपियों की संख्या कम है। भाषा अधिक है, लिपियां कम है। इसका कारण है कि संसार की अनेक भाषाएं किसी एक लिपि में लिखी जाती हैं। अनेक भाषाएं, जैसे कई भाषाएं हैं, एक लिपि में लिखी जाती है। आगे उदाहरण के द्वारा आप देखेंगे। तो नीचे देखिए, तालिका में आइए। भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो आदि। ये कई प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक भाषाएं हैं, और ये किस में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। भाषाएं अधिक हो गई और लिपि कम हो गई। ऊपर यही था ना, भाषाओं की तुलना में लिपियों की संख्या कम है। तो यहाँ यही है, भाषाएं अधिक हैं और लिपि कम है। इसी प्रकार नीचे देखिए, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन,
पोलिश आदि जो ये भाषाएं हैं, इनकी भी लिपि एक है, रोमन। भाषाएं तो कई हो गई है, भाषाएं तो यहाँ 6 दे रखी हैं और लिपि कितनी है? एक, रोमन। आगे देखिए, ये भी आपको अच्छे से याद करनी है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, नेपाली भाषा की लिपि बताइए, आपको बताना होगा देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि बताइए, आपको याद रखना होगा देवनागरी। स्पेनिश भाषा की लिपि बताइए, आपको याद करना होगा रोमन। ठीक है, अब आगे देखिए बाकी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी, गुजराती की लिपि है गुजराती, अरबी, फारसी, उर्दू, इन 3 भाषाओं की लिपि है फारसी। अरबी, फारसी, उर्दू की लिपि है फारसी। तमिल की लिपि तमिल, रूसी, बुल्गेरियन की लिपि रूसी। रूसी और बुल्गेरियन की लिपि क्या है? रूसी। व्याकरण, अब व्याकरण किससे कहते हैं? व्याकरण के बारे में पढ़िए। संसार की सभी भाषाओं की अपनी व्यवस्था होती है। संसार में जितनी भाषाएं होती हैं उनकी अपनी व्यवस्था होती है और वो अपने नियम होते हैं। ये नियम ही उस भाषा को नियंत्रित करते हैं। जो भाषा होती है उनको नियम नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी में है लड़का घर गया, वाक्य कैसा है? शुद्ध है। परंतु लड़का घर गई, ये वाक्य शुद्ध है? नहीं, ये अशुद्ध है, क्योंकि ये नियम के अनुसार गलत है। क्या है? वाक्य में लड़का पुल्लिंग है और घर गया, गया भी पुल्लिंग है, और आगे जो अशुद्ध वाक्य है उसमें लड़का घर गई, लड़का पुल्लिंग है और आगे गई स्त्रीलिंग है, तो ये गलत है। क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग आएगी यहाँ, तब राइट है। तो ये गलत है। भाषा सीखते समय भाषा के इन नियमों को भी हमें सीखना पड़ता है। नियमों की सही जानकारी नहीं होने के कारण ही हम भाषा में क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, हमसे गलतियां होती हैं। सही नियम का ज्ञान होने पर गलती नहीं होती। यदि आप लोग व्याकरण को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो हिंदी भाषा में आपसे गलतियां नहीं होंगी। और भाषा के नियम ही हमें बताते हैं कि भाषा की बताते हैं कि क्या कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कोई वाक्य अशुद्ध है तो क्यों अशुद्ध है, किस कारण से ये अशुद्ध है। इसलिए भाषा सीखने का अर्थ क्या है? उस भाषा के नियमों की उचित प्रकार से जानकारी प्राप्त करना। भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी व्याकरण। भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? व्याकरण से मिलती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत क्या होता है? भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। अब बॉक्स के अंदर परिभाषा देखिए। भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण। उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। अब देखिए नीचे, बॉक्स से नीचे, व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन करता है। व्याकरण क्या करता है? भाषा के नियमों को इकट्ठा करता है और स्वयं नियम नहीं बनाता। वह स्वयं नियम नहीं बनाता। किसी भी स्थान या समुदाय के लोग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं वही रूप उस भाषा के लिए मान्य हो जाता है। किसी भी स्थान या समुदाय के लोग क्या करते हैं? भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं वही रूप उस भाषा के लिए माना जाता है, मान्य हो जाता है और नियम बन जाता है। व्याकरण ऐसे ही मान्य नियमों को अपना अंग बना लेता है।
जो नियम मान्य हो जाते हैं उनको अपना अंग बना लेता है। कौन? व्याकरण। समय के साथ साथ भाषा के प्रयोगों में भी यदि कोई परिवर्तन होता है तो व्याकरण, जो हमारे व्याकरण हैं, विद्वान है, उन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर नियमों में परिवर्तन ला देते हैं। वे परिवर्तनों को ध्यान में रखकर नियमों में परिवर्तन करते हैं। इस तरह से व्याकरण हमें भाषा के सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी कौशलों के शुद्ध एवं सर्वमान्य रूपों को सिखाता है। ठीक है। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कौन से हैं? 3 अंग हैं व्याकरण के: ध्वनि, शब्द तथा वाक्य। व्याकरण के 3 अंग कौन कौन से हैं? ध्वनि, शब्द तथा वाक्य। ये व्याकरण के 3 अंग हैं। ध्वनियों के, अब तक क्या किया हमने, पढ़ चुके हैं हम क्या क्या? ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों का प्रयोग वाक्य में पदों के रूप में होता है। पहले ध्वनियों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कैसे होता है? पदों के रूप में होता है। व्याकरण में इन सभी का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो वर्ण विचार होता है, फिर पद विचार होता है और तीसरा वाक्य विचार होता है। सबसे पहले तो वर्ण होता है, फिर वर्णों से वाक्य के अंदर जो शब्द चला जाता है वह पद कहलाता है और पूरे वाक्य को हम वाक्य बोलते हैं। शब्दों के समूह को हम वाक्य बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यह है दोहराने के लिए। दोहराने के लिए आपको दिया गया है पूरे लेसन का निष्कर्ष। दोहराने के लिए जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरे लेसन का निष्कर्ष होता है। फर्स्ट है भाषा का उद्देश्य। भाषा का उद्देश्य क्या है? संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान या परस्पर बातचीत करना, यह है भाषा का उद्देश्य। संप्रेषण, कम्युनिकेशन या विचारों का आदान प्रदान या आपस में बातचीत करना। सेकंड, भाषा का संबंध केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों की व्यवस्था से है। इशारों द्वारा कही गई बात को हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा का संबंध किससे है? मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों की व्यवस्था से। जो इशारों में बात करते हैं उस बात को हम भाषा नहीं कह सकते। नेक्स्ट है पशु पक्षियों तथा अन्य प्राणियों के बीच होने वाले संप्रेषण को भी हम भाषा नहीं कह सकते। पशु पक्षी जैसे आपस में जैसे उनकी आवाज है उसके अनुसार जैसे बोलते हैं, कौवा काव काव करता है, कुत्ता भौंकता है, तो जो अपनी बोली में बोलते हैं हम उसको भाषा नहीं कह सकते। भाषा नियमों द्वारा संचालित व्यवस्था है। भाषा क्या है? नियमों द्वारा संचालित व्यवस्था है। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा के कौन से रूप होते हैं? मौखिक रूप और लिखित, 2 रूप होते हैं। नेक्स्ट है मौखिक रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि तथा लिखित रूप की वर्ण है। मौखिक रूप की आधारभूत इकाई कौन सी है? ध्वनि है। और लिखित रूप की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने का तरीका ही क्या कहलाता है? लिपि। भाषा की ध्वनियों को हम जब लिखते हैं तो उस लिखाई को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र विशेष में वहां की भौगोलिक विशेषताओं के प्रभाव से विकसित किसी भाषा के बोलचाल के रूप को बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में वहां की क्या भौगोलिक विशेषताओं के प्रभाव से जो विकसित है किसी भाषा के बोलचाल के रूप को हम क्या कहते हैं? बोली। एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली
कहते हैं। हर भाषा की अनेक बोलियां हैं। हर भाषा की अनेक बोलियां होती हैं, जिस प्रकार हिंदी की भी अनेक बोलियां हैं। अब पीछे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आदि ये हिंदी थी, इसकी बोलियां हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण कौन सा शास्त्र है? वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण हमें यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है। व्याकरण हमें क्या बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है। व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ध्वनि, शब्द और वाक्य। ये आगे बाद में चैप्टर आएंगे, उनमें आप इनको करेंगे। व्याकरण के कितने अंग हैं? ध्वनि, शब्द और वाक्य। इनको हम बाद में पढ़ेंगे, तो आप केवल इनके नाम ही आप पढ़ोगे और याद करोगे। अब तक जितना भी आज की मीटिंग में ये हुआ है, ये लेसन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन निकल रहे हैं वे भी सारे आपको लर्न करने हैं। बैक एक्सरसाइज आपके पास पीडीएफ में आ जाएगी, उसको आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे और साथ साथ याद करेंगे। अब आइए हम नोटबुक्स चेक करते हैं। जिन बच्चों की नोटबुक्स चेक नहीं हुई थी वो हैंड रेज कर लेंगे, और जिसका भी नाम